अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो के अंदर हम पैथोलॉजी के चैप्टर बोन्स एंड जॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को देखेंगे कि किस तरह से एक होम्योस्टेसिस और रिमॉडलिंग का प्रोसेस होता है, किस तरह से एक बोन आपकी जो है रिजॉर्प्शन का प्रोसेस करती है और क्या ये सारा फिनोमिना है कि जिससे एक न्यू बोन बॉडी के अंदर दोबारा से फॉर्म हो जाती है। और इस प्रोसेस को सारा अंडरस्टैंड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज बहुत सी हमारी ऐसी जॉइंट डिजीज़ हैं जो डिपेंड करती हैं इस रिमॉडलिंग के प्रोसेस पे। तो अगर आप रिमॉडलिंग के कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे तो इट विल वेरी इजी फॉर यू कि आप आगे की चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। और अगर आप ये अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं लेंगे सो इट विल ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू। तो लेट्स कम टू द पॉइंट। अब अगर हम बोन की बात करें तो एज वी नो डैट के बोन हमारी दो मेन कंपोनेंट से मिलकर बनती है। द वन इज़ बोन मैट्रिक्स एंड सेकेंड इज़ बोन सेल्स। बोन मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आते हैं, एक ऑस्टियाइड जो कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट है एंड सेकेंड इज़ मिनरल कंपोनेंट जो कि इनऑर्गेनिक है। ऑस्टियाइड ऑर्गेनिक के अंदर जितनी भी हमारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं वो सारी आ जाएंगी, और जो हमारा मिनरल कंपोनेंट है जिसके अंदर हमारा डिपोजिशन मिनरल, कैल्शियम, फॉस्फेट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि वो सारा इसके अंदर आ जाता है। फिर हम बोन सेल्स की बात करें तो बोन सेल्स में हमारे पास तीन टाइप्स के सेल्स हैं, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट। सबसे पहले हम ऑस्टियोसाइट देखते हैं जिसको हम कहते हैं दे आर मेच्योर बोन सेल्स, ठीक है। और जैसे ही ऑस्टियोब्लास्ट बनते हैं, जब वो अपना प्रॉपर फंक्शन कर लेते हैं तो ऑस्टियोब्लास्ट बन जाते हैं विच वी कॉल्ड बोन फॉर्मिंग सेल, ठीक है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दे बेसिकली प्रेजेंट ऑन पेरियोस्टियम, ठीक है। पेरियोस्टियम जो कि एक बोन की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं पेरियोस्टियम। ये पेरियोस्टियम के अंदर और जो बोन मैट्रिक्स के बाहर ये वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और ये जो ऑस्टियोब्लास्ट है हमारे, वो हमारी एक न्यू बोन को बनाते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट की जो डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट वाली स्लाइड में डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ कि इनका क्या फंक्शन है और ये किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस डायग्राम को हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। आई डिडेंट पिक दिस पिक फ्रॉम गूगल, आई ओन मेड दिस पिक, सो दैट्स वाई ये थोड़ी इस तरह से अप एंड डाउन है, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करने के लिए दिस इज़ ओके। आपने इस डायग्राम को कुछ इस तरह से समझना है कि जो आपको लाइट ब्लू कलर का पार्ट नजर आ रहा है दैट इज योर कॉम्पैक्ट बोन, आउटर पार्ट ऑफ योर बोन, ठीक है। जो आपका ये हम बेसिकली एक बोन का क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं। तो जो आपको लाइट ब्लू कलर का नजर आता है दिस इज कॉम्पैक्ट बोन। उस कॉम्पैक्ट बोन के अंदर जो आपको डार्क ब्लू नजर आ रहे हैं दे आर हेवेरियन सिस्टम, ठीक है। अब ये जो हेवेरियन सिस्टम्स हैं ये आपस में इसी तरह ऑर्गेनाइज हुए होते हैं और इनके अंदर एक सेंटर में कनाल होती है। उस कनाल के अंदर से आपकी जो नर्व्स, आर्टरीज, वेन ये सारी वहाँ से रन करती हैं, ठीक है। अब ये कुछ सिस्टम इस तरह से ऑर्गेनाइज अरेंजमेंट हुई होती है कि जो कॉम्पैक्ट बोन बना रही होती है आपकी, जो आपको ब्लैक कलर का नजर आता है, ये जो मैं आपको रेड से मार्क करके दिखा रही हूँ, दिस पार्ट इज योर स्पॉन्जी पार्ट और वी कैन से दैट दिस इज ट्रेबिक्यूलर पार्ट, ठीक है। ये आपका स्पॉन्जी पार्ट भी हो सकता है और ऑस्टियोसाइट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और इसी के अंदर आपका जो बोन मैरो होगा वो भी इसी में प्रेजेंट होगा। ऑस्टियोक्लास्ट हमारे पास बेसिकली बोन रिजॉर्प्शन सेल्स हैं, ठीक है, एंड दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ मैक्रोफेजेस। अब मैक्रोफेजेस का थोड़ा सा हम देखें तो ये क्या होता है, WBC जो कि वाइट ब्लड सेल की एक टाइप है जिसको हम कहते हैं मोनोसाइट्स। जब बॉडी को मोनोसाइट की ज़रूरत होती है तो वो एक्टिवेट होते हैं और मैक्रोफेजेस को बना देते हैं। ये मैक्रोफेजेस जो कि इनको हम ईटिंग सेल्स भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने जो भी आपकी एंटीजन, जो भी किसी भी एंटीजन को ये खा जाते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ बोन्स, ठीक है। जैसा कि हमने लास्ट में पढ़ा था एक पेरियोस्टियम के बारे में जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग है, तो ये भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं पेरियोस्टियम ऑफ बोन के अंदर और जो बोन मैट्रिक्स के बाहर, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि बोन की रिजॉर्प्शन क्यों ज़रूरी है, मतलब ये जो रिमॉडलिंग वगैरह का सारा प्रोसेस है ये क्यों हो रहा है। ये इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारा कैल्शियम और फॉस्फेट जब बोन में बहुत ज़्यादा स्टोर, एक्सेस फॉर्म में स्टोर हो जाता है तो फिर हमें ये ज़रूरत पड़ती है कि बोन की रिजॉर्प्शन की जाए। इस तरह से वो ब्लड में रिलीज़ हो जाते हैं और फिर दोबारा से अगर इनकी कैल्शियम फॉस्फेट की लैकिंग हो जाए तो दोबारा से एक न्यू फर्दर प्रोसेस स्टार्ट होता है और इस वजह से ये सारा प्रोसेस फिनोमिना जो है ये इसी तरह से चलता है। अब मैंने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मार्क किया है रेड के साथ, वो ये है कि आपसे बहुत वाइवा या MCQ में पूछा जाता है कि जो आपकी हार्डनेस ऑफ बोन है वो किस वजह से है। सो यू हैव टू रिमेंबर इट दैट
The hardness of your bone is because of hydroxyapatite. That is very important to remember. होम्योस्टेसिस ऑफ बोन को हम डिस्कस करेंगे. तो एज वी नो डैट कि जो आपके ऑस्टियोक्लास्ट हैं उन्होंने आपका रिजॉर्प्शन का प्रोसेस करवाना है. ठीक है. अब ऑस्टियोक्लास्ट हर टाइम वहाँ पे ऑलरेडी पहले से नहीं होते. ठीक है. उनकी एक्टिवेशन होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि ये जो आपको येलो पार्ट में नज़र आ रहा है, दिस वन, ये आपका प्रिकर्सर है. ठीक है. प्रिकर्सर सेल है जो कि इमेच्योर है अभी, और उसके ऊपर आपके रैंक रिसेप्टर लगे हुए हैं जो कि ये वाले. ठीक है. ये आपके रैंक रिसेप्टर्स हैं. और आपके पास एक और फैक्टर है जो कि NF-κB, न्यूक्लियर फैक्टर कैपा बी. ये फैक्टर आपका इस प्रिकर्सर सेल के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होगा. और इसका काम क्या है, ये बेसिकली एक ट्रांसमिशन फैक्टर है जो प्रोटीन बनाएगा और प्रोटीन आगे से सिग्नल देगी ये जो रैंक रिसेप्टर्स हैं इनको कि आप एक्टिवेट हो जाएं, क्योंकि बॉडी को रिजॉर्प्शन की ज़रूरत है और आपकी एक्टिवेशन होना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. और फिर जब बोन की रिजॉर्प्शन होगी तो वहाँ पे बोन ऑब्वियसली सी बात है टूटेगी. अब यहाँ पे आपने एक पॉइंट को याद रखना है कि बोन के तोड़ने का मतलब इट डजेंट मीन कि सारी बोन वहाँ से ब्रेक हो जाएगी. इट ओनली मीन्स कि वहाँ से थोड़े से मिनरल्स रिलीज होंगे. ठीक है. यानी बोन के अंदर से सिर्फ थोड़े से मिनरल रिलीज करवाए जाएंगे. अब यहाँ पे एक और बात कि एज वी नो कि रिसेप्टर के साथ हमेशा लाइगेंड जब अटैच होता है तो तब भी किसी प्रोसेस की एक्टिवेशन होती है. लेकिन अभी तक हमने ये कहीं भी डिस्कस नहीं किया कि रिसेप्टर के साथ लाइगेंड अटैच कर रहा है. तो यस, रिसेप्टर के साथ लाइगेंड भी अटैच करेगा आके, और जिस तरह ये रैंक रिसेप्टर है उसका नाम है रैंक लाइगेंड, रैंक एल जिसको हम कहेंगे. ठीक है. वो लाइगेंड आके इस रिसेप्टर के साथ जब अटैच होगा तो आगे से प्रोसेस एक्टिवेट होगा. लेकिन अब ये लाइगेंड किधर से आएगा, ये आएगा ऑस्टियोब्लास्ट से, या फिर जो आपके स्ट्रोमल सेल या टी सेल्स हैं उनके पास भी ये लाइगेंड होगा. वहाँ से ये आएगा, रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा. जब रिसेप्टर के साथ ये बाइंड करेगा तो साथ ही एक्टिवेशन का प्रोसेस हो जाएगा. मैच्योर ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिव हो जाएंगे. ठीक है. अभी तक प्रिकर्सर ऑस्टियोक्लास्ट था जो कि इमेच्योर था, लेकिन इनकी एक्टिवेशन के बाद ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिव हो गया और फिर आगे से आपका जो बोन रिजॉर्प्शन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा. ये वही सारा प्रोसेस ऑफ एक्टिवेशन है कि किस तरह से हुआ. रैंक आर जो है वो बाइंड करेगा रैंक लाइगेंड के साथ, ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिवेशन होगी और फिर हमारे पास जो ऑस्टियोक्लास्ट हैं वो मैच्योर हो जाएंगे. अब इन एक्टिवेशन को हम देखते हैं. अब जो ऑस्टियोक्लास्ट हैं वो प्रोसेस के एंड तक वो बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं रहेंगे. जाहिर है उनकी इनएक्टिवेशन भी कोई करवाएगा. तो OPG हमारे पास एक फैक्टर है और दूसरा हमारे पास LRP5 और LRP6 जीन्स हैं. ये वो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो हमारे पास रैंक लाइगेंड और रैंक रिसेप्टर की जो आपस में इंटरेक्शन हो रही थी उसको डिके करवाएंगी. उनकी डिके से जो ऑस्टियोक्लास्ट का जो प्रोसेस रिजॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा था दैट विल इनएक्टिवेट. और लास्ट में हम देख लेते हैं कि अब कुछ और भी ऐसे पाथवेज हैं जो रिजॉर्प्शन के प्रोसेस को एक्टिवेट करवा सकते हैं. एक तो WNT सिग्नलिंग है और दूसरा है ऑस्टियोब्लास्ट. ठीक है. इसमें क्या होगा कि ऑस्टियोब्लास्ट आपके स्टिमुलेट करेंगे MCSF मोनोसाइट, ये भी एक फैक्टर है. ठीक है. ये एक ऐसा ग्रोथ फैक्टर है जो आपकी मोनोसाइट की प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाता है. वो आगे से मैक्रोफेजेस बनवाएंगे. ठीक है. और मैक्रोफेजेस से जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे ऑस्टियोक्लास्ट में एंड एज अ रिजल्ट ऑस्टियोक्लास्ट इंक्रीज होगा और यहाँ पे आपकी जो बोन की रिजॉर्प्शन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा. सो रिमॉडलिंग ऑफ बोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर बॉडी. ठीक है. बॉडी में बोन टूटती भी है, बनती भी है, और अगर ये होम्योस्टेसिस का प्रोसेस नहीं होता तो हम बहुत सी इमेच्योरिटी की तरफ चले जाते हैं. बोन में बहुत सी डिजीज जनरेट हो जाएंगी. सो होम्योस्टेसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. That was all from today's lecture. Thank you so much for being watching. अगर आपको अभी भी कोई भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं. I will try my best to answer you. Thank you so much. Till then, stay happy and stay blessed.